आपको एक स्क्रीन दिख रहा है। इस स्क्रीन में पांचों यूनिट है, ठीक है। ये HTML में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और मुझे आप लोगों से मतलब क्या बोलना चाहिए, एडवाइस है ना, कि आप लोगों को जो भी इस तरीके की चीज HTML में बनानी आती हो, इससे भी अच्छी बनानी आती हो, तो यू प्लीज, है ना, गिव द यूर इनपुट और आप बना के दें। जैसे ये मैंने बनाया है, आप भी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि सर मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। तो मैं आपको, है ना, उसका आपका पूरा इनपुट ले लूंगा, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि हमें ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ आप बना सकते हैं, तो यू प्लीज गिव द यूर इनपुट, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बनाया है, तो इसके अंदर में आपके 5 यूनिट हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, वन डायमेंशन एरे, एंड टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड यूर कंसेप्ट ऑफ फाइल, ठीक है। ये 5 आपके यूनिट है। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आई विल गेट ए माई फर्स्ट यूनिट। तो ये मेरा फर्स्ट यूनिट आपको दिख रहा है। इसमें ब्रीफ ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, द कंपाइलेशन प्रोसेस, इसमें ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड हम समझेंगे। देन लिटिल बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रिटर्स एंड कंपाइलर, लिंकर लोडर। ये दो में से एक तो आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एक चीज ध्यान रखेंगे, आपका MST होने वाला है, तो MST में ये पूरा यूनिट आएगा, ये याद रखेंगे। इसमें ये पूरा यूनिट आएगा और आपके जो प्रोग्राम दिए हैं वो इसी से लिंक होंगे। तो फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तो ये MST का हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये पूरा आपको MST 1 में हमें करना। अगर सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है तो वो देखेंगे, लेकिन आप इतना ही मानिए कि ये आपके पास में रहना चाहिए पूरा। तो ये थ्योरी पार्ट रहेगा और प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग आपको पूछा जाएगा 40% और 60% थ्योरी। तो सर, सर आप बीच में नहीं बोलना, अभी वीडियो स्टार्ट है, बाद में बोलेंगे आप लोग, ठीक है। तो लेट आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, ब्रीफ ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हम इससे ये पता करना चाहते हैं कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है ना। व्हाट इज द बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज इज नथिंग बट न्यू लैंग्वेज, इट इज ए लाइक ए ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज जैसा ही ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर में पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? तो आप लिखेंगे इसमें, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेजेस थ्रू विच यूजर कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद राइटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो हमारी सुंदर सी एक लैंग्वेज, क्या डेफिनेशन बन रही है? हमारी डेफिनेशन बनी कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम एक कंप्यूटर लैंग्वेज बनाएं और उस लैंग्वेज के द्वारा हम अपने पास एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें हमारे इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आर द लैंग्वेजेस, सबसे पहली बात ये लैंग्वेजेस है थ्रू विच, जिसके द्वारा यू कैन यूजर कैन, है ना, यूजर मतलब यू कैन कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड ए कमांड, वी रिक्वायर्ड ए प्रोग्राम, वी रिक्वायर्ड ए सॉफ्टवेयर, वी रिक्वायर्ड ए हार्डवेयर। तो ये हमारी सारी चीजें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हमें कोई ना कोई एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम कैसे बनेंगे? इंस्ट्रक्शन के द्वारा बनेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जो भी लैंग्वेज का होगा उसे हमें लिखना पड़ता है। नाउ एवरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आप पढ़ रहे हैं और जो भी आगे आप पढ़ेंगे, दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये डिक्शनरी में डाल देंगे, सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स, ठीक है। सेट ऑफ प्री डिफाइंड वर्ड्स का मतलब होता है कीवर्ड, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। ये कीवर्ड वो होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि stdio.h प्री डिफाइंड हेडर फाइल,
printf scanf प्री डिफाइंड फंक्शन। इसी तरीके से हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे आप प्रोग्रामिंग बनाते समय INT यूज करते हैं, तो INT इज नथिंग बट प्री डिफाइंड वर्ड। फ्लोट यूज करते हैं, CHAR यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। ओके, एंड ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो भी वर्ड्स हैं उसे यूज करने के लिए वी हैव ए रूल्स, उस रूल्स को हम बोलते हैं सिंटेक्स। जैसे हमारे ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखें तो ग्रामर होती है, तो ग्रामर को हमें यूज करने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आपको यूज करना है कि एडजेक्टिव कब बनाना है, एडवर्ब कब बनाना है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, तो यही सारी चीजें हमारे लैंग्वेज में भी है। एंड दैट आर यूज्ड टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन ऑफ, तो हमें इंस्ट्रक्शन जो बनाना है प्रोग्राम के लिए, उसे हमें क्या कौन सी चीज की जरूरत है, जैसे एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। लेकिन इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत पड़ेगी कीवर्ड और सेट ऑफ रूल। हम किस प्रकार से उसे बना रहे हैं, तो हमें पहले उसका वर्ड मालूम होना चाहिए, उसका फिर सिंटेक्स मालूम होना चाहिए। जैसे मुझे आउटपुट करना है तो मुझे प्रिंट एफ मालूम होना चाहिए, पर प्रिंट एफ है इन बिल्ड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है, पर वो प्री डिफाइंड वर्ड नहीं है। देखिए वर्ड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, आपका जो वर्ड है वो बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करता है, और जो प्रिंट एफ है वो एक्चुअली एक कमांड का रूप यूज कर लेता है। क्यों, क्योंकि वो एक प्रोग्राम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कीवर्ड होगा, कीवर्ड क्या कर रहा है, एक इन्वायरमेंट दे रहा है, हमने लिखा इंट a, b सेमीकोलन, तो a और b क्या हुआ, a और b आपका इंटीजर हुआ। a क्या है, b क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है जो दो वैल्यू को आइडेंटिटी कर रहे हैं, ठीक है, दो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन दो वैल्यू का एग्जैक्टली बिहेवियर क्या है, इंटीजर के फॉर्मेट में रहते हैं। हम उसे जब भी सम करेंगे तो इंटीजर का ही रूल फॉलो होगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला ग्रुप क्या होगा, जो मशीन लेवल को बहुत ही क्लोज होगा, इसमें हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, इट इज ए लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद एक होता है असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम लोग बताते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, और इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे जिसमें हम अपने वर्ड्स को लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज ए हाई लेवल लैंग्वेज। यानी इसके हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो कीवर्ड आएंगे, वो फॉर्मेटिंग आएगी, वो रूल्स आएंगे जो हम अपने ह्यूमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज नेचुरली मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होगी, ये मशीन के द्वारा ही ऑपरेट होती है, तो ये 1 और 0 के फॉर्मेट में रहेगी। जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ करेक्टर क्या रहेंगे, केवल 1 और 0 रहेगा। 4 1 हो सकते हैं, 4 0 हो सकते हैं, चाहे 1 0 1 0 हो सकता है, 0 1 0 1 हो सकता है। आपने एक चीज सुनी होगी, बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मेरे को 0 डिनोट करना है तो मैं किससे डिनोट करूंगा, 0 से, 1 1 को। लेकिन 2 डिनोट किससे करेंगे आप, 2 डिनोट करेंगे 1 0 से। 3 किससे डिनोट कर रहे हैं आप, दैट इज योर 1 1, है ना। 2 डिनोट, 3 किससे डिनोट करेंगे, 1 1 से करेंगे। यानी 11 को हम बोलते हैं, 11 बाइनरी नंबर है, तो हम इसको बोलेंगे डेसिमल में 3, ठीक है। अब हमें 4 डिनोट करना है, तो 4 कैसे डिनोट करेंगे, 1 0 0 1 0 0। तो ये एक नंबर सिस्टम है जो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी होगा तो अभी आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में बताया जाएगा। इसे प्राइमरी बाइनरी नंबर बोलते हैं। इस बाइनरी नंबर के द्वारा ही बाइनरी लैंग्वेज बनाई जाती है। जैसा कि हमने पहले भी देख लिया कि हर आस्की कोड का एक डेसिमल नंबर होता है। अब डेसिमल नंबर हमारे लिए होता है, कंप्यूटर के लिए बाइनरी नंबर ही होगा। एक और एडवांस नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में होता है, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। बाइनरी क्या है, 0 1 के ही फॉर्मेट में होता है, केवल 2 ही इसके बेस होते हैं। इसी तरह डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 सिंबल होते हैं।
ऑक्टल में कितना होगा बेस 8 होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 8 सिंबल होंगे 0 से 7। और इसी तरह हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है 16, इसमें 16 सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एक एक नंबर को। कौन से हो सकते हैं? 0 से 9 होते हैं और कैपिटल ए से या स्मॉल ए से आपका कैपिटल एफ और स्मॉल एफ होता है। तो ये बाइनरी मतलब नंबर सिस्टम होता है। ये आपको कोई बताएंगे तो नहीं बताएंगे तो मेरे को बताना, मैं आपको पूरा और बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, यानी कि इसमें हमको जो भी डिसएडवांटेज थे मशीन लैंग्वेज के उसे हम कैरी ऑन कर दिए हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज इट इज ए कोडिंग लैंग्वेज। इसको हम क्या करते हैं, जैसे 000 को हम क्या बोलना चाहते हैं ADD, हमने एक कोड दे दिया और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना तो हमने 001 को एक कोड दे दिया। तो हम क्या करते हैं, हर इस सेट ऑफ बाइनरी नंबर को एक कोड दे देते हैं और कोड दे देने से हमारा एक सिंबल बन जाता है और उस सिंबल को हम जब असेंबल करेंगे तो हमारी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बन जाती है। नॉर्मली ये हार्डवेयर लैंग्वेज के काम आती है। जब भी हम कोई डिवाइस ड्राइवर लिख रहे हैं, जब भी हमने कोई नया हार्डवेयर बनाया है तो हमें उसका क्या लिखना है, हमें उसका प्रोग्रामिंग लिखना है। आजकल के जो डिवाइस हैं वो प्लग एंड प्ले के कंसेप्ट में आ गए हैं, यानी हमको पहले ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमें पता है ना कार चलाना, तो कार चलाने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आपको खुद को चलानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम आराम से बैठे तो हम ड्राइवर चाहते हैं, तो ड्राइवर पहले मिलेगा तो ही हमारी कार आगे चलेगी। उसी तरीके का हमारा डिवाइस होता है। तो डिवाइस में सबसे पहले ड्राइवर आता है, फिर उसका एप्लीकेशन आता है। जैसे मुझे कोई पेन ड्राइव लगाना है तो पेन ड्राइव मैंने लगाया तो मेरे को डायरेक्टली मेरे फोल्डर्स और मेरे फाइल्स इस कंप्यूटर में दिखने लगे। लेकिन ये आपका एक्चुअल में देखिए तो वन इंस्ट्रक्शन ट्रांजेक्शन नहीं है, इसमें दो लगते हैं। पहले डिवाइस उसका ड्राइवर इंस्टॉल होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसके बाद में आपका जो भी सिस्टम है उसे हम इंटरप्रेट करके आपको प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है असेंबली। अभी भी सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में असेंबली लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज चल रही है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें काम करते हैं। अब उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपका सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, कोबोल हो सकता है, फोट्रॉन हो सकता है, बेसिक हो सकता है। ऐसे और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तो हम जो सीख रहे हैं इसमें सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सीखेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमको इस डायग्राम से क्या मिल रहा है? इस डायग्राम से हमें बहुत अच्छी चीज समझ में आ रही है। सबसे लो लेवल में देखिए हमारे पास हार्डवेयर है। हमारा कंप्यूटर जो है वो सेट ऑफ हार्डवेयर से बना हुआ है, जो फिजिकल डिवाइस होती है। ये हार्डवेयर को हमें अगर कुछ काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में कुछ लिखना पड़ेगा जो इस तरीके से लिखी हुई है ना, 100 100 111 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है इसके द्वारा हार्डवेयर का कुछ वर्क होता है। लेकिन इसको हम असेंबली लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, जैसे आप इस 101 को समझ नहीं पाएंगे, इसमें गलतियां बहुत हो सकती है। जब आप टाइपिंग करोगे तो कभी 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 हो जाएगा। तो ये अपने को एडिटिंग काम ज्यादा लगा देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको असेंबली लैंग्वेज में बनाते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में इस कोड का मतलब है ऐड ए एंड बी, यानी ए और बी को जोड़ के ऐड करके इसको हमें अपने जो नॉर्मल मेमोरी होगी उसमें सेव करना है। तो ऐड ए बी का मतलब होता है दिस 100 100 एंड 111। अब इस चीज को क्या है, थोड़ा सा और हम मतलब अपने मैथमेटिक जैसा बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी यूजर हैं बहुत जल्दी से प्रोग्रामिंग कर सके। तो हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज का मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। अब हाई लेवल लैंग्वेज बना ली। अब हाई लेवल लैंग्वेज बनाने से हमें फायदा ये हो गया कि हमारे पास जो इक्वेशन एक्सप्रेशन आने लगे वो बिल्कुल मैथमेटिक जैसे होगा, जैसे C = A+B। ठीक है। अब सेमीकोलन इट इज ए रिक्वायरमेंट, तो सेमीकोलन लगाने का मतलब हमें अपने को स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है मुझे जल्दी याद हो सकता है, जल्दी कभी गलत लिखा है तो इसे ठीक कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ठीक करने के लिए बहुत समय लगता है।
पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे फास्ट प्रोग्रामिंग किसमें रन लिखी जाए और फास्ट रन हो सकती है। तो आपको ये चीज पूछा जाता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे फास्ट रन हो सकती है। नो डाउट मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखी हुई चीज सबसे फास्ट रन होती है। अब कोई पूछता है कि इसका क्यों भी ऐसा क्यों होती है, तो आप क्या जवाब दोगे? वो इसलिए होती है कि इसमें हमें ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन जो है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो हार्डवेयर के ही इन्वायरमेंट में लिखा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उसे ट्रांसलेशन का यूज करें। लेकिन अब बताइए, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है तो वो हार्डवेयर में डायरेक्ट नहीं चल सकती है। तो सबसे लेट काम किसमें होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। क्यों? क्योंकि इसे हमें असेंबली में कन्वर्ट करना है, असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करना है, तब जाके वो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर में रन होता है। तो हमको हाई लेवल लैंग्वेज में कभी भी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स असेंबली लैंग्वेज में भी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर की जरूरत हो रही है उसे बोलते हैं असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में जो चीज ट्रांसलेशन में जरूरत होती है उसे बोलते हैं असेंबलर। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर की जरूरत होती है उसके दो नाम है, एक है इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों में डिफरेंस आपको बताया जाएगा, और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आता है। तो इंटरप्रेटर आपका जो वर्ड है वो बहुत नया नहीं है, पुराना है। हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। हम दो दो ह्यूमन के बीच में इंटरप्रेटर की एक बहुत बड़ी जॉब होती है। जैसे आपको कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज चाइना की लैंग्वेज आती है और मुझे हिंदी आती है, तो हम दोनों कैसे बात करेंगे? हमें एक बीच में इंटरमीडिएट लेना पड़ेगा जो हमारी दोनों लैंग्वेज जानता होगा। जब मैं हिंदी बोलूंगा तो वो हिंदी को चाइना में बदल के उसको बात करेगा, लेकिन जो चाइना वाला को हिंदी में बात करना है तो उसके लिए भी यही कंसेप्ट होगा। चाहे वो जो भी रूस की लैंग्वेज बोले तो रूसी लैंग्वेज हो जाती है, जापानी की जापानी लैंग्वेज हो जाती है। हर एक, जैसे अपने स्टेट में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हम अपने स्टेट को भी समझ सकते हैं। जैसे किसी को तेलुगु आती है, तमिल आती है ना, जो इससे बहुत ही डिफरेंट उसका कंसेप्ट होता है, उसके लिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज की बात। अब हम थोड़ा सा जल्दी से आज पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखिए ध्यान से, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। छोटा सा पैराग्राफ आपको समझना है, कैसे लिखेंगे। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं एल एल एल, यानी हर एक का पहला करेक्टर एल एल एल। ट्रिपल एल का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। इट इज ओनली लैंग्वेज विच कैन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को समझने के लिए केवल एल 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 ट्रिपल एल ही लैंग्वेज होती है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें ट्रांसलेटर बनाना पड़ता है। अच्छा, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, है ना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज का ही एक्चुअल में एग्जाम्पल है लो लेवल लैंग्वेज का। ना, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इसी को हम बोलते हैं। इट इज ए लो लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। ना, बाइनरी लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कंटेन करती है दो सिंबल, केवल दो सिंबल ही इसमें रहते हैं। एक रहता है वन और दूसरा रहता है जीरो। कुछ भी, जैसे इसे अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मशीन लैंग्वेज के सामने लिखा है 100 100 111। अब दो ही सिंबल इसमें यूज करेंगे, वन या फिर सिंबल जीरो। तो वन का मतलब नॉर्मली होता है ऑन और जीरो का मतलब ओनली होता है ऑफ। तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ही आपका ऑन और ऑफ होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में दो ही सिंबल होती है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है। तो ऑन मतलब वन होता है, ऑफ मतलब जीरो होता है। Now all the instruction of binary language are written in the form of वन एंड जीरो। ये हमने समझ लिया कि हर चीज को हम और वन और जीरो के ही फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ए कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड द बाइनरी। देखिए, मैं आपको पहले बताया था कि इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आप बोलते हैं तो आपकी भी लैंग्वेज मुझे समझ में आती है। इट मीन्स इन बिटवीन अस
देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की जरूरत हमें नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर में अगर आपने मशीन लैंग्वेज में लिखा है तो कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन कोड, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज ए मशीन कोड। तो ये याद रखेंगे डिक्शनरी में कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है ना। और इसमें मशीन की आपके कोड बनते हैं। तो मशीन कोड मतलब होता है दैट इज योर हार्डवेयर रिप्रेजेंटिंग कोड। ये हार्डवेयर को समझाने के लिए हमें मशीन कोड ही बनाना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, एज ए सीपीयू डायरेक्टली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा कंप्यूटर, हमारे पास जो कंप्यूटर में सीपीयू बॉक्स होता है, सीपीयू बॉक्स में एक सीपीयू आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो एक चिप होती है, उस चिप में डायरेक्टली हम इस लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट करना मतलब उसे रन कर सकते हैं। जब हम रन कर सकते हैं तो हमारा एक्शन हो सकता है। जब एक्शन होगा तो हम उसका एग्जैक्टली रीडिंग, राइटिंग, जो भी वर्ब होते हैं उस टाइप के एक्शन को समझ सकते हैं। हम बोलते हैं राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए बी। तो रीड ए बी का मतलब रीडिंग करना है हमको। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम, तो डिस्प्ले वेलकम करना है। तो ये एक्शन कहलाता है। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए यहाँ पर भी यही चीज लिखी है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। ओके, ना सीपीयू डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा नाम क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डायरेक्टली स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द बाइनरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको इसे ट्रांसलेट करना नहीं है तो इसे वो डायरेक्टली क्या करेगा, समझेगा, और समझने के बाद उसे अकॉर्डिंग टू उसे एक्शन करना है। एंड टेक्स very less time to execute the instruction as it does not require any translation। ये बार बार वो चीज समझा रहे हैं हम लोग कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी और बहुत कम समय में, सबसे कम समय में, अगर हमने मशीन लेवल में लिखा है और हाई लेवल में लिखे, मशीन लेवल में और हाई लेवल में, तो मशीन लेवल का प्रोग्राम बहुत जल्दी टाइम में एग्जीक्यूट होगा और हाई लेवल के प्रोग्राम को टाइम लगता है। लेकिन आजकल मतलब आपको पता नहीं चलता है, इसलिए बहुत सारा एडवांसमेंट चल रहा है। क्यों एडवांसमेंट चल रहा है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में इतना फास्ट हमें रिस्पॉन्स देना पड़ता है कि यूजर ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता। अगर ज्यादा वेट करेंगे तो वो आपको कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिव बहुत फास्ट होना चाहिए। आजकल तो पेशेंस ही बहुत कम हो गया, लेकिन पहले हम लोग जो प्रोग्राम बनाते थे तो कम से कम 2-4 मिनट तक तो प्रोग्राम का आउटपुट ही नहीं आता था। लेकिन आजकल तो मतलब माइक्रो सेकेंड में सब काम हो रहा है। तो लो लेवल लैंग्वेज कंसीडर एज ए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसी को हम बोलते हैं N1GL, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अब इसका देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम खिचड़ी बनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आगे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप आगे की भी चीजें इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, जितने बार आप पढ़ेंगे ना आपको एक नई थ्योरी समझ में आएगी। और नई थ्योरी समझ में आना इसलिए जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लोर करें, ठीक है। मैं इसको मतलब इसलिए जानबूझ के आपको धीरे धीरे समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको है ना हर वर्ड, हर सेंटेंस और हर टेक्निकल टर्म का क्लियरेंस चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जैसे मशीन लेवल के ऊपर ही मैंने क्वेश्चन बना दी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा, तो आपको कम से कम 3 के जगह 6 चीज तो लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि 3 ही चीज लिख के हमने रट्टा मारा और उसको लिख के दे दिया, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा आप ऐड करिए। देखिए मेरे लिए तो कम से ऐड करिए, दूसरों के लिए तो मत करिए, चलेगा। मुझे ऐड करके आप देंगे ना तो मुझे लगेगा कि आप कुछ समझ रहे हैं। अगर आप कोई चीज ऐड नहीं करते हैं, इसका मतलब आप या तो किसी फ्रेंड से कॉपी कर लिए हैं या तो केवल आप टाइम पास कर रहे हैं। तो ये मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन से 1-2 सेंटेंस बनाइए, कुछ चेंज करिए और चेंज करके आप इसको आगे। ओके, तो देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, ये इसके अंदर में स्ट्रेंथ है और ये इसकी वीकनेस है। डिसएडवांटेज मतलब क्या है, ये इसकी वीकनेस है। और यही वीकनेस दूसरे लैंग्वेज में यानी असेंबली लैंग्वेज में ओवरकम हो जाती है। इसलिए हम इसको वीकनेस ऑफ दिस लैंग्वेज बोलेंगे। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है,
इसके एडवांटेज क्या है? पहला इसका एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। ओके, तो लो लेवल लैंग्वेज आर आर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेशन। तो सबसे पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस एक जैसे ही है, लेकिन लिखने का तरीका देखिए, कैन इजीली अंडरस्टैंड। और इजीली अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? विदाउट एनी ट्रांसलेशन ये एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है ना? लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन रिक्वायर वेरी लेस टाइम। ये इसके तीन इंपॉर्टेंट बन गए स्टेप कि ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड होता है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं लगता है, और इसमें सबसे कम टाइम लगता है एग्जीक्यूशन। तो ये तीन इसके एडवांटेज हो गए। अब इसके वीकनेस क्या है? तो सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू यूज एंड अंडरस्टैंड। ये किसकी बात हो रही है? लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर वेरी डिफिकल्ट टू यूज एंड अंडरस्टैंड। अब ये जो चीज बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? प्रोग्रामर की बात हो रही है। मतलब हम इसको प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसको समझने के लिए और यूज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हम हर चीज 0101 में लिखना चाहेंगे तो हमें बहुत याद करना पड़ता है। तो ये हमारी जो लाइन है टूवर्ड्स द यूजर हो रही है, लेकिन ये जो तीन लाइन यूज हो रही है वो टू द हार्डवेयर हो रही है। तो वेरी, क्योंकि आप इसको है ना ऐसा बोल सकते हो कि सर ने बोला यहाँ इजी अंडरस्टैंड हो रहा है, यहाँ डिफिकल्ट अंडरस्टैंड हो रहा है, तो ये कैसे बात हो सकती है? तो ये इसलिए हो रही है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है हार्डवेयर, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है ह्यूमन। ये ह्यूमन की बात है, क्योंकि ह्यूमन ही तो प्रोग्राम बनाएगा। तो जितना फास्ट ह्यूमन बनाएगा तभी तो कंप्यूटर काम करेगा। अब ह्यूमन ही कुछ नहीं काम करेगा तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा? इसीलिए एआई की जरूरत पड़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी। नहीं तो जरूरत ही नहीं थी एआई की, हर चीज हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमें एआई की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि हमारा कंप्यूटर अब बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के भी अपने खुद प्रोग्राम बना सकता है, उसको जो चाहिए वो अपने हिसाब से काम कर लेगा। ठीक है, तो ये एक एडवांसमेंट की बात है, लेकिन पहले ऐसा तो होता ही था। नाउ सेकंड वीकनेस क्या है? कि लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और मशीन डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिपेंडेंट वर्ड है ना। आप भी चाहते हो कि पढ़ाई लिखाई के इंडिपेंडेंट बने, वही हमारा भी रिक्वायरमेंट है कि ये आपका क्या है? मशीन डिपेंडेंट। यानी मैंने किसी तरीके से एक प्रोग्राम तो लिख लिया और आंसर भी आ गया, पता लगा कि लैंग्वेज बदल गई। अब लैंग्वेज बदल गई तो उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही बदल जाएंगे। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बदलेंगे तो 01 भी बदल जाएगा, तो मैं कितना याद करूंगा, कितना समझूंगा? इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू के मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। मैं मल्टी में तो आ ही नहीं सकता हूँ, मैं केवल एक ही पूरा कंप्यूटर लैंग्वेज को याद करते करते ही मेरी एज निकल जाएगी। तो वाई दिस इज मशीन डिपेंडेंट? क्योंकि ये जो लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है वो मशीन डिपेंडेंट की बात हो रही है, यानी एक पर्टिकुलर कंपनी का बना हुआ कंसेप्ट। यानी अगर दूसरा आ गया तो हमें उसके लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास एप्पल का आ गया, हमारे पास आईबीएम का आ गया, या हमारे पास दूसरे इस तरीके की जो भी कंपनी बनाती है, सबके हार्डवेयर जो होते हैं वो अपने ही कोडिंग चलाते हैं, हमको वो चीज सीखनी नहीं पड़ती है, इसीलिए वो मशीन इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। लेकिन पहले कंसेप्ट में ये मशीन डिपेंडेंट ही आया था, तो इट इज ए मशीन डिपेंडेंट कंसेप्ट। इसके कारण क्या होता है? दैट मीन्स ए प्रोग्राम रिटन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन डज नॉट एग्जीक्यूट ऑन अदर मशीन। यानी हमने एक मशीन के लिए प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम दूसरे मशीन में रन ही नहीं होगा। तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत है कि इसको हम एक ही कंप्यूटर में रन कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में रन करने के लिए फिर से उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बदलने पड़ेंगे। अभी हर बार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बदलेंगे तो हमें कितना टाइम कंज्यूम लगेगा, कितना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज कहलाती है मशीन डिपेंडेंट कंसेप्ट। जैसे आप अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हो, चाहे वैष्णव से पढ़ रहे हैं, लेकिन पता लगा नौकरी आपके सब कुछ दूसरे आईबीएम में मिल गई है, टीसीएस में मिल गई है, तो क्या वहां पे आप काम नहीं करोगे? काम करोगे, बिकॉज योर एजुकेशन इज इंडिपेंडेंट टू इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के डिपेंडेंट नहीं है आप, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट बनेंगे तो कभी भी सर्विस नहीं कर सकते। दिस इज द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि यू कैन नॉट एबल टू एग्जीक्यूट योर सेल्फ इन अदर मशीन। आप अपने आप को दूसरे मशीन में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज ए मशीन डिपेंडेंट। नाउ इन लास्ट वीकनेस क्या है? इन लो लेवल लैंग्वेज
there is more chances of error and very difficult to find error, debug and modify. सबसे पहली बात कि देयर इज मोर चांसेस ऑफ द एरर, क्योंकि हम भाई टाइप करते हैं, बहुत सारी गलतियां होती रहती है, पता लगा कि हमारे को गलतियां हो रही है, हम कितना मतलब अलर्ट होकर काम कर सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं अपने आप को बोलूँ कि 100% मैं अलर्ट हूँ, उसके बाद भी गलतियां होती हैं। तो ह्यूमन से जो काम करते हैं उनसे गलतियां हो सकती हैं, तो दैट विल बी द कंसीडरेबल। नाउ अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो चलो ठीक है, गलती आपने, पर गलती को फाइंड करना सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहाँ मैंने 1 को 0 लिखा, कहाँ 0 को 1 लिखा, कहाँ 1 के जगह 0 यानी इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर। इसे हम डिबग कैसे करेंगे? एक एक चीज को इतने बारीक से, मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को देखते देखते ही मतलब चश्मा लगाने की आदत हो जाएगी, इतना फाइन हमें देखना पड़ेगा डिबग कि भाई कहाँ 1 लगा है, कहाँ 0, और ऐसे करते करते हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू एरर फाइंड, डिबग एंड द मॉडिफाई, ये 3 वर्ड आपको याद रखना। तो ये हो गई वीकनेस ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मिडिल लेवल और थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे, लेकिन इस समय आप इसको इस तरीके से समझिए और ऐसा समझिए कि बार बार आपको समझने की जरूरत ना हो। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। होप सो कि आपने इस चीज को समझा होगा, और इसका मैं आपको फिर धीरे धीरे वही सब दूंगा, क्विज दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, आप बनाते रहिए। ओके, ये तो पीडीएफ Thank you, मिल sir. जाएगी सर। सर ओके Yes, sir. Thank you, sir. सर हाँ थैंक यू बोलो, सर। हाँ जल्दी से बोल, क्या बोल रही है? सर आप पीडीएफ सेंड करोगे क्या इसका? अरे आपके सामने सब कुछ है बेटा, क्या प्रेजेंट करना है? ओके सर, बाय, हाँ। थैंक यू।